Hello, students. Welcome to our current affair class. In today's session, we will discuss some important current affairs of 21st and 22nd April 2024. तो आज के सेशन में हम 21 और 22 अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इन टूडेज लेक्चर, आज के लेक्चर में हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज डिस्कस करेंगे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़। तो बैंक और फाइनेंस, बैंक और वित्त से रिलेटेड कुछ समाचार डिस्कस करेंगे। सम इम्पोर्टेंट डिफेंस न्यूज़, डिफेंस से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ बनती है, रक्षा समाचार बनते हैं तो वो डिस्कस करेंगे। सम साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़, खेल समाचार। रिसेंटली अपॉइंटमेंट ऑन रेजिग्नेशन से न्यूज़ देखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर्स डायरेक्ट पूछ लेता है कि किस पोस्ट पर किसका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो नियुक्ति और इस्तीफे से रिलेटेड समाचार डिस्कस करेंगे, कुछ नेशनल न्यूज़ देखेंगे, राष्ट्रीय समाचार देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिन समाचार देखेंगे, राज्य समाचार देखेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट समरी। क्लियर? तो आज के चैप्टर का हम कंप्लीट सारांश डिस्कस करेंगे। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। So the images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and honor of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियों को हटा देंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ। सो बेसिकली एक एग्रीमेंट से रिलेटेड न्यूज है। इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीमेंट हुआ है, एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। किस किस के बीच में? इंडिया कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल और उसके साथ साथ जो बुल्गारिया का नेशनल ऑडिट ऑफिसर है उसके बीच में। अगर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और बेसिकली बुल्गारिया के राष्ट्रीय लेखा कार्यकार जो सोफिया हैं उन्होंने एक एमओयू साइन किया है तो क्या पर्पस हो सकता है इसके पीछे? सो ऑडिट की एक्सपर्टीज को बढ़ाने के लिए, जो ऑडिट क्षेत्र है, जो बेसिकली लेखा जोखा परीक्षा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में दोनों कंट्रीज एक दूसरे की सहायता करें और ज्यादा इजी और ट्रांसपेरेंसी हो ऑडिट में, उसके लिए हमारे बेसिकली कंट्रोलर ऑडिट जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने बुल्गारिया के ऑडिट ऑफिसर सोफिया के साथ ये एग्रीमेंट, ये समझौता साइन किया है। तो आपको याद रखना है, दो कंट्रीज के ऑडिटर के बीच में, एक बुल्गारिया के साथ भारत के कंट्रोलर ऑडिट जनरल ने एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, तो ताकि लेखा परीक्षा विशेषज्ञों को आगे बढ़ाया जा सके। समझौते पर बीएनओ की कार्यवाहक अध्यक्ष गोरित्वा और भारत के वर्तमान सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। भारत और बुल्गारिया के बीच लेखा परीक्षा में सहयोग और विशेषज्ञ के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह समझौता प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ज्ञान विनिमय और सहयोग के लिए एक मंच स्थापित करेगा और ऑडिट करने में पारस्परिक सहयोग भी प्रदान करेगा। क्लियर? तो सीएजी ऑफ इंडिया एंड बुल्गारिया ऑडिट ऑफिसर ने यह एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज। तो ये नॉर्थ कोरिया से न्यूज आ रही है। नॉर्थ कोरिया ने अभी क्या किया है, एक न्यू मिसाइल 19 बेसिकली अप्रैल को टेस्ट की है। उस मिसाइल से रिलेटेड न्यूज बन रही है, एक बार देख लेते हैं क्या बन रहा है। तो उत्तर कोरिया ने नई मिसाइलों का परीक्षण किया है। तो उत्तर कोरिया ने एक नए एंटी एयरक्राफ्ट जिसका नाम क्या है, प्योलजी 1-2 मिसाइल और एक सुपर बड़े रणनीतिक क्रूज मिसाइल हवासल 1 RA-3 वारहेड की परीक्षण की घोषणा की है। तो दो हैं, एक तो क्या है इसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है और एक क्या है यहाँ पर सुपर लार्ज स्टैटिक क्रूज मिसाइल है। क्लियर? तो नॉर्थ कोरिया ने इन दोनों का क्या किया है, इनके परीक्षण की घोषणा की है। यह परीक्षण 19 अप्रैल 2024 को कोरिया के पश्चिमी सागर में किया गया था। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच तनाव में मिसाइल परीक्षण एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। उसके साथ-साथ अगर मैं बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और कूटनीति समाधान की अपील भी कर रहा है।
क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज। तो ब्राजील ने क्या किया है, क्लाउडेड कैट की एक न्यू स्पीस को डिस्कवर किया है। सो ब्राजील से न्यूज आ रही है, क्लाउडेड कैट की एक न्यू स्पीस डिस्कवर की गई है। तो वैज्ञानिकों ने ब्राजील के वर्षा वनों में जंगली बिल्ली की एक नई प्रजाति की पहचान की है, जिसका नाम बादली बाग बिल्ली, जिसे लियोपेडस पार्डिनोइडस रखा गया है। तो लियोपेडस पार्डिनोइडस क्या है? एक वर्षारोपण बेसिकली वनों में जो कैट की नई प्रजाति है, जो कहाँ पर पाई गई है, ब्राजील में पाई गई है। यह खोज पशु प्रेमियों संरक्षणवादियों को मंत्रमुग्ध कर चुकी है। ब्राजील के वर्षावनों की समृद्धि जैव विविधता को नई प्रजाति उजागर करती है। क्षेत्र के अनूठे वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रयासों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। सो बेसिकली बात किसकी हो रही है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जिसे हम डीपीई के नाम से जानते हैं, उसने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया है। तो ये कंपनी है नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड, जिसको अभी किसका दर्जा मिला है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नोएडा उत्तर प्रदेश में है। नोएडा बेस्ड कंपनी है, जिसके डायरेक्टर हैं यू श्रवावन। तो अभी एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को भारत में नवरत्न का दर्जा मिल गया, और ये दर्जा किसने दिया है, वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग ने। मिनी रत्न वन से नवरत्न का दर्जा अपग्रेड करना सेबी विनियम 2015 की अनुसूची थर्ड के तहत पढ़े गए विनियम तहत के तहत किया गया है। तो पहले ये क्या थी, मिनी रत्न थी, अभी इसे किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, नवरत्न में कन्वर्ट कर दिया गया है। एनएफएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक यू सरवन हैं, और इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। एनएफएल को कब शामिल किया गया था, बेसिकली इसे अगस्त 1974 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो यहाँ पे याद रखना है, डीपी ने ग्रांट किया है नवरत्न स्टेटस फॉर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को। नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो एडाई, अच्छा पहले थोड़ा सा एडाई से देख लेते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपको नाम से समझ आ रहा होगा, ये भारत में जो बीमा कंपनी है उनका संचालन करती है, या हम बोल सकते हैं इंश्योरेंस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, उसकी हेड कंपनी कौन सी है, एडाई है, जिसे 1999 में एडाई एक्ट के तहत स्टैब्लिश किया गया था, और 19 अप्रैल 2000 से इसने काम करना स्टार्ट किया था। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, जिसको दो 1999 के तहत लाया गया था। अभी 19 अप्रैल 2024 को इसने अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाई है, यानी 25 साल पूरे हो गए हैं एडाई को सर्विंग करते हुए। तो भारत की बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने 19 अप्रैल 2024 को अपनी रंजत जयंती मतलब 25वीं वर्षगांठ मनाई। एडाई का गठन एडाई अधिनियम 1999 के तहत हुआ था, और कब से काम करना स्टार्ट किया था इसने, 19 अप्रैल 2000 से इसने फंक्शन करना स्टार्ट किया था। उसके साथ-साथ एयरडाई ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने पर आयु सीमा को हटा दिया, और 1 अप्रैल 2024 से ये प्रभावी होगा। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अब कोई मैक्सिमम एज नहीं है। अब कोई भी उम्र की परवाह किए बिना नया स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए पात्र है। क्लियर? Okay. Next is also a banking and financial news. NBBL, which is NPCI Bharat Bill Pay Limited, and SBI introduced NCMC National Common Mobility Card Recharge on Bharat Bill Pay. तो अब भारत बिल पर एनबीबीएल और एसबीआई ने क्या किया है, एनसीएमसी रिचार्ज कार्ड पेश किया है। तो ये जो एनसीएमसी रिचार्ज रिचार्ज कार्ड है, ये किस किसने मिलकर बनाया है, एनबीबीएल ने, जो एनपीसीआई की एक सब्सिडरी, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर अपनी भारत बिल पे प्लेटफॉर्म पर एसबीआई नेशन कॉमन मोबिलिटी कार्ड को शामिल किया है। यह ग्राहकों को अपने एनसीएमसी कार्ड को ऑनलाइन 10,000 रुपए तक रिचार्ज या टॉपअप करने में सक्षम बनाएगा। एनसीएमसी कार्ड धारक रिचार्ज करने के लिए प्रीपेड, डेबिट और क्रेडिट कार्ड जैसे विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। एसबीआई ने सितंबर 2023 में अपने एनसीएमसी प्रीपेड कार्ड को लॉन्च किया, ताकि मेट्रो, बस, जल, नौका, पार्किंग और अन्य में आसान डिजिटल टिकट किराया भुगतान को सुविधाजनक बनाया जा सके। क्लियर? तो याद रखना है, एनसीएमसी जो रिचार्ज कार्ड है भारत बिल पर किसने इंट्रोड्यूस किया है, एनबीबीएल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। डन? ओके।
नेक्स्ट इज बेसिकली एगन लाइफ इंश्योरेंस रीनेम्ड एज अ बंधन लाइफ इंश्योरेंस बाय बीएफएचएल। तो बंधन फाइनेंस हाउसिंग लिमिटेड कंपनी है, उसने अभी क्या किया है, जो एगन लाइफ इंश्योरेंस है उसको किस नाम से रीनेम कर दिया है, बंधन लाइफ इंश्योरेंस के नाम से। तो सिंपल सी न्यूज बन रही है, कोई ऐसा टेक्निकल टर्म नहीं है। उसका जो न्यू लोगो है विच इज उगलती हुई कली ग्रोइंग बर्ड, और जो टैगलाइन है वो भारत की उड़ान बंधन से भी अनावरण किया गया है। तो न्यू टैगलाइन और न्यू लोगो भी इसका क्या किया गया है, इनोग्रेट किया गया है। बीएफएचएल ने फरवरी 2024 में एगोन इंडिया लिमिटेड होल्डिंग बीवी और बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी लिमिटेड से एगोन लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया था। तो जैसे ही इसने अधिग्रहण किया, इसे इनकॉर्पोरेट किया, बेसिकली एक्विस्ट किए इसके शेयर्स, तो उसका नाम बदल के क्या कर दिया, बंधन लाइफ। बीएफएचएल की पुनः ब्रांडिंग बीमा क्षेत्र में अपने पदचिन्हों का विस्तार करने की दृष्टि के साथ भी मेल खाती है। क्लियर। नेक्स्ट इज क्रेड को भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है। तो क्रोड क्रेड बेसिकली क्या है, एक बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक यूनिकॉर्न है, जिसको अभी आरबीआई से अप्रूवल मिल गया है किस चीज का, पेमेंट एग्रीगेटर का। तो क्रेड बेंगलुरु स्टिक फिनटेक यूनिकॉर्न को भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। कंपनी को आरबीआई से अंतिम स्वीकृति प्राप्त करने में आमतौर पर सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद लगभग 6 महीने लगते हैं। भुगतान एग्रीगेटर व्यापारियों को सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान प्रणाली और समाधान भी प्राप्त करता है, बेसिकली प्रदान करता है। जसपे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, डेसिफिन टेक प्राइवेट लिमिटेड और जोहो पेमेंट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को फरवरी 2024 में उनके अंतिम पीए लाइसेंस प्राप्त हुए थे। तो इसके अलावा जस्टपे को, डेक्फिन को, जोहो को, इनको भी पीए लाइसेंस मिल गया, और अभी क्रेड जो बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक यूनिकॉर्न है, इसे भी क्या, कौन सा लाइसेंस मिल गया है, आरबीआई से अप्रूवल मिल गया फॉर पीए, पेमेंट एग्रीगेटर। डन। Next is also a banking and financial news. तो आरबीआई अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ अजीत कुमार के एज अ एमडी सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। तो आप सबको पता है अंडर बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 आरबीआई के पास पावर होती है कि आरबीआई किसी भी बैंक के एमडी सीईओ को अपॉइंट और रिमूव कर सकता है। तो अभी आरबीआई ने धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ किसे अपॉइंट किया है, अजीत कुमार के। और ये किसका स्थान लेंगे, ये जे के शिवान का स्थान लेंगे, और 3 साल के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। उसके साथ-साथ अजीत कुमार के पास फेडरल बैंक लिमिटेड में 36 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जिसमें क्रेडिट, व्यवसाय, मानव संसाधन और शाखा बैंकिंग में भूमिकाएं शामिल हैं। वह वर्तमान में फेडरल बैंक लिमिटेड में मुख्य मानव संसाधन अधिकारी भी हैं। सो ही इज करंटली द चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर एट फेडरल बैंक लिमिटेड, और अभी इन्हें क्या अपॉइंट किया गया है, धनलक्ष्मी बैंक का सीईओ। ओके, उसके साथ-साथ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के भी अभी न्यू चेयरमैन बनाए गए हैं। जैसा अभी मैंने बताया था, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को पूरी तरह से कंट्रोल कौन करता है? इडाई कंट्रोल करता है। तो इडाई ने क्या किया है, केकी के मिस्टी को न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का। तो इडाई के पास पावर है। एचडीएफसी लाइफ के चेयरमैन और गैर कानूनी निदेशक के रूप में दीपक पारेख के इस्तीफे के बाद यह नियुक्ति हुई है। तो ये किसको रिप्लेस करेंगे, दीपक पारेख को रिप्लेस करेंगे। 1981 से बेसिकली जो केकेएम मिस्त्री हैं वो एचडीएफसी लिमिटेड के साथ जुड़े हुए हैं, और उसके काफी सारे प्रमुख पदों पे रहे हैं, इंक्लूडिंग वाइस चेयरमैन एंड सीईओ। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बोर्ड में अपने नए पद के साथ वे गैर कार्यकारी निर्देशक भी बने रहेंगे। ही विल आल्सो बी अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। क्लियर। तो अपॉइंटमेंट है बैंकिंग सेक्टर में, के की एम का एम मिस्त्री का अपॉइंटमेंट हुआ है एज एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। तो बैंकिंग में अगर कोई अपॉइंटमेंट होगा तो कौन अपॉइंट करेगा, आरबीआई, और अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कोई अपॉइंटमेंट हो रहा है तो वो किसके पास पावर होती है, ईडीआई के पास पावर होती है, जिसे 1999 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज सिट्रोन इंडिया रॉपिन एमएस धोनी एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस से ही है, एक फाइनेंस कंपनी है, फ्रांसीसी कार निर्माता सोट्रॉन है, जिसने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना क्या अपॉइंट किया है, ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। स्ट्रेटेजिन कदम का उद्देश्य भारतीय बाजार में सिट्रोएन की ब्रांड उपस्थिति को जागरूक करना है। क्लियर। धोनी की लोकप्रियता और प्रभाव से सिट्रोएन की बाजार स्थिति को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। तो ब्रांड एम्बेसडर सिट्रोएन जो फ्रेंच कार मेकर कंपनी है, उसने अभी एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। क्लियर।
नेक्स्ट इज आल्सो अपॉइंटमेंट। अभी हमने पढ़ा है केकी मिस्त्री को अपॉइंट किया गया एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का क्या न्यू मैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन। तो दीपक पी पारेख के रिजाइन के बाद इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। अभी सेम न्यूज हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन एक्सीज बजट एस्टिमेट इन फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष कर संग्रहालय बजट अनुमान से अधिक हुआ। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंग बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये रिवील किया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जो हमारा शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह है वो केंद्रीय बजट बजट अनुमान को 1.35 लाख करोड़ रुपए से पार कर गया है। प्रोविजन प्रत्यक्ष कर संग्रहालय 19.58 लाख करोड़ रुपए है जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की तुलना में लगभग 17.70 वृद्धि दर पर है। इस महत्वपूर्ण वृद्धि का मतलब बजट अनुमान से 7.40% की वृद्धि हुई है। क्लियर। भार में कर संग्रह में मजबूत वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को भी दर्शाती है। नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। तो डिफेंस से भी न्यूज आ रही है, काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया है चीफ ऑफ नवल स्टाफ विच इज सीएनएस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि जो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं उनको भारतीय नौसेना के 26वें नौसैनिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इससे पहले जो एडमिरल थे राधा कृष्ण हरि कुमार, ये उनकी जगह कार्यभार संभालेंगे, उनको रिप्लेस करेंगे और 30 अप्रैल 2024 से अपना कार्यकाल स्टार्ट करेंगे। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी ने 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना में वो शामिल हुए थे और 4 दशकों से अपना बेसिकली बेस्ट दे रहे हैं इंडियन नेवी के अंदर। उन्हें भारतीय नौसेना में उनके योगदान के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक और नौसेना पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्लियर। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी अपॉइंटेड एज द 26 चीफ ऑफ नवल स्टाफ। नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। इंडिया डिलीवर फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल टू फिलीपींस। तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत क्या है मेक इन इंडिया तहत भारत बना रहा है। सो अब 19 अप्रैल को भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप सौंपी है। यह डिलीवरी जनवरी 2022 में हस्ताक्षर 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे का अनुसरण करती है, जिससे फिलीपीन ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला निर्यातक ग्राहक बन गया है। समझौते में तट आधारित एंटी शिप संस्करण ब्रह्मोस मिसाइल की 3 बैटरियां, साथ ही ऑपरेटिंग प्रशिक्षण और एकीकृत लॉजिस्टिक समर्थन शामिल है। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइलों की फिलीपींस ले जाने के लिए अपने C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमान का उपयोग किया है। तो अभी ब्रह्मोस मिसाइल किसको सौंपी गई है भारत की उसकी पहली खेप फिलीपींस को। और कितने डॉलर्स का बेसिकली एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और फिलीपींस के बीच में, तो 2022 में 375 मिलियन डॉलर का ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। नेक्स्ट इज डीआरडीओ ने हेल के एलसीए तेजस MK1A के लिए स्वदेशी उड़ान नियंत्रण प्रणाली सौंपी है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को स्वदेशी लीडिंग एज स्लेट एग्जीक्यूटर्स और एयरबेस कंट्रोल मॉड्यूल का पहला बैच सौंप दिया है। यह घटक एलसीए तेजस के द्वितीय उड़ान नियंत्रण प्रणाली का हिस्सा है। एडीए ने इस घटकों को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत और बेंगलुरु के सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर विकसित किया। तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो एडीए है विच इज एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, उसने किसके साथ मिलकर इसे डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद एंड सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु। उसके साथ साथ सामग्री सर्वो वाल्व आधारित इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सर्वो एग्जीक्यूटर्स और नियंत्रण मॉड्यूल को मजबूत करती है। क्लियर। नेक्स्ट इज इंडियन नेवी कंडक्ट पूर्वी लहर मेगा एक्सरसाइज टू टेस्ट मैरीटाइम प्रिपेयर्डनेस बेसिकली। तो अभी क्या हुआ है भारतीय नौसेना ने समुद्री तैयारी की जांच के लिए पूर्वी लहर मेगा अभ्यास का अनावरण किया। तब भारतीय नौसेना ने जो हमारा पूर्वी घाट तट है उस पर एक विशाल अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन किया। अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो प्रक्रियाओं को मान्य करना और समुद्री सुरक्षा तैयारियों का आंकलन करना था। जहाज, पनडुब्बी विमान और विशेष नौसैनिक बल व्यापक अभ्यास में शामिल हुए।
उसके साथ-साथ भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा बनाए रखने की प्रतिबद्धता को भी ये अभ्यास उजागर करता है। डन? नेक्स्ट इज़ आल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज़ है ये। बेसिकली पावुलुरी सुब्बा राव, इनको अपने अंतरिक्ष विज्ञान में योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पावुलुरी सुब्बा राव जो संस्थापक और सीईओ हैं अनंत टेक्नोलॉजी के, उनको एरोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट नेम है। आर्यभट्ट अवार्ड किसको अभी सौंपा गया है? पावुलुरी सुब्बा राव को। किस फील्ड में दिया जाता है? अंतरिक्ष विज्ञान के फील्ड में अवार्ड दिया जाता है। राव के भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रचार में जबरदस्त आजीवन योगदान को यह पुरस्कार मान्यता देता है। राव के कार्य ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्वेषण में भारत की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से उन्नत किया है। उसके साथ साथ राव के अंतरिक्ष विज्ञान के योगदान क्षेत्र में योगदान के महत्व को भी यह सम्मान कहीं ना कहीं रेखांकित करता है। तो आर्यभट्ट अवार्ड फॉर 2024, पावुलुरी सुब्बा राव इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स कंट्रीब्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। अभी मेडन चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स कंडक्ट की गई थी बेसिकली 2024 के लिए, और उस इस मेड्रिड चीनी ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीत लिया है? मैक्स वेरस्टर स्पेन ने इस बेसिकली इवेंट को जीत लिया है। और ये किस से बिलोंग करते हैं? रेड बुल के। तो रेड बुल के रेसिंग के मैक्स ने चीनी ग्रैंड प्रिक्स में एक प्रभावशाली जीत हासिल की है। यह जीत बेसिकली जो मैक्स वेस्टरपन है उनकी 2024 की विश्व चैंपियनशिप को भी बढ़ाती है। चीन में 5 वर्षों में ये पहली फार्मूला 1 दौड़ थी। जो मैक्स ने शुरुआत से अंत तक बढ़त बनाए रखी और अपनी असाधारण ड्राइविंग कौशल का भी प्रदर्शन किया। तो रेडबुल के ड्राइवर मैक्स ने अभी चीनी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्पोर्ट्स न्यूज। जी गुकेश ने सबसे कम उम्र के चैलेंजर के रूप में शतरंज इतिहास में नाम दर्ज किया है। तो भारतीय शतरंज प्रतिभागी हैं डी जी गुकेश। उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीता है। गुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे कम उम्र के चुनौतीकर्ता बने हैं। वह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाले पहले किशोर भी हैं। गुकेश की इस उल्लेखनीय उपलब्धि से शतरंज की दुनिया में उनके असाधारण प्रतिभा और संभावनाओं का भी पता चलता है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज। तो जो हमारी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है उसने अभी नालीन प्रभात को डीजी ऑफ एनएसजीएन, सपना तिवारी को स्पेशल डायरेक्टर ऑफ आईबीआई नियुक्त किया है। सो दो अपॉइंटमेंट है, यहाँ से दो नाम याद रखने। सबसे पहले अपॉइंट किसने किया है? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने, जिसने नालीन प्रभात को डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट किया है, और सपना तिवारी को स्पेशल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो अपॉइंट किया है। तो देख लेते हैं क्या पॉइंट्स बन सकते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नलीन प्रभात को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। नलीन प्रभात 1992 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं और आंध्र प्रदेश कैडर के हैं। सपना तिवारी ओडिशा कैडर की 1992 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निदेशक के रूप में, जिन्हें अभी रिसेंटली नियुक्त किया गया है। दोनों नियुक्तियां एनएसजी और आईबी की संचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर? नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज। IRDAI, which is Indian Renewable Energy Development Agency, set up new office in Gift City to promote renewable energy project in foreign currencies. तो IRDAI ने अभी जो गिफ्ट सिटी है जो गांधीनगर गुजरात में बनाई जा रही है, वहां पर अपना एक न्यू ऑफिस एस्टेब्लिश करने की बेसिकली उन्हें मंजूरी प्राप्त हो गई है। यह विदेशी मुद्राओं में नवीकरण और हरित हाइड्रोजन प्रणाली के वित्त पोषण को सुगम बनाएगी, जिससे वित्तीय लागतों में कमी आएगी। यह पहल भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का समर्थन करती है, जिसका लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन करना है। घोषणा अबू धाबी यूएई में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान की गई। नेक्स्ट इज पीएम मोदी ग्रेस
255 फिफ्थ भगवत महावीर निर्वाण महोत्सव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम ने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के उपदेशों को उजागर किया। तो बेसिकली जैनिज्म में ये 5 महाव्रत होते हैं: अहिंसा, हिंसा नहीं करना है, सत्य बोलना है, अस्तेय चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह मतलब संपत्ति नहीं रखनी है। तो इन 5 उपदेशों को उजागर किया। इन शिक्षाओं में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सार्वभौमिक भाईचारे पर जोर दिया गया। महावीर के सिद्धांतों को आज की दुनिया में उनकी प्रासंगिकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए के उद्देश्य से भी यह उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट डे न्यूज। तो यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे 2024, तो हर साल 2020 बेसिकली 20 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन चाइनीज डे के रूप में चीनी भाषा को बढ़ावा देने और मनाने के लिए यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र में बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता को मान्यता देता है। पहला संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस 12 नवंबर 2010 को मनाया गया था और 2011 से इसे 20 अप्रैल को मनाया जाता है। तारीख को कांगजी, प्राचीन व्यक्ति जिन्हें चीनी अक्षरों का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है, उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए इसे चुना गया है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डे न्यूज। इंपॉर्टेंट डे न्यूज की अगर हम बात करें, सो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 2024। सो बेसिकली विश्व 22 अप्रैल को 54वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाएगा। तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी डे? 54वां बनाया गया और कब मनाया जाएगा? 22 अप्रैल को। यह वार्षिक कार्यक्रम प्रदूषण, वनों की कटाई और वैश्विक तापन जैसी पर्यावरण चुनौतियों को संबोधित करता है। इस वर्ष की अगर हम थीम की बात करें तो प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, फोकसिंग ऑन डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन है। सो इस वर्ष का जो विषय है वो प्लेनेट बनाम प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक पर्यावरण के हानिकारक प्रभावों का पर बेसिकली केंद्रित है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह की रक्षा करने की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की याद दिलाने के रूप में यह दिन हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? तो याद रखना है आपको, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 2024 जो 54वां बनाया गया वो 22 अप्रैल को बनाएगा और आपको इसकी सिंपली थीम याद रखनी है। नेक्स्ट इज स्टेट न्यूज। न्यू आर्कोलॉजिकल डिस्कवरी अनवील तेलंगाना एंशियंट हेरिटेज। तो तेलंगाना की जो एंशियंट हेरिटेज है अभी उसको क्या किया गया है? अनवील किया गया है। तो तेलंगाना में पुरातत्वों ने 3 महत्वपूर्ण स्थलों की खोज की है जो क्षेत्र के प्राचीन इतिहास में अनूठी जानकारी प्रदान करते हैं। घने जंगलों में 200 से अधिक मेगालिथिक स्मारक पाए गए जो इस क्षेत्र की ऐतिहासिक समृद्धि को भी दर्शाते हैं। एक असाधारण लौह युग का मेगालिथिक स्थित स्थल अद्वितीय वास्तुकला शैली के साथ खोजा गया है। प्राचीन कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रकट करने वाली 2 शैल कला बेसिकली स्थलों की भी खोज की गई है जो निरंतर अन्वेषण और संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हैं। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ स्टेट न्यूज। लक्ष्मी तीरथ रिवर ड्राइड अप अमिड ड्रोट एंड हीट। तो कर्नाटका के कोडालू जिले में लक्ष्मण तीरथ नदी गंभीर सूखे और तीव्र गर्मी के कारण सूख गई है। तो एक रिवर है, नाम क्या है? लक्ष्मण तीरथ नदी, जो कहां पर है? कर्नाटका में। तो कुट्टा के जंगलों से निकलकर यह नदी लगभग 180 किलोमीटर तक बहती है और फिर कावेरी नदी में मिल जाती है। तो इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। इस साल नदी पूरी तरह से सूख गई है जिससे क्षेत्र में जल संकट और भी बढ़ गया है। नदी का सूखना सतत जल प्रबंधन प्रथाओं की तत्काल आवश्यकता को भी उजागर करता है। Next is Renew and JERA partner to join evaluate green ammonia project in Odisha. तो Renew Energy Global PLC and JERA Corporation Inclusive, अभी इन दोनों कंपनी ने क्या किया है? एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें ओडिशा में एक ग्रीन अमोनिया उत्पादक परियोजना का मूल्यांकन किया जाएगा।
यह परियोजना भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और जापान के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण लक्ष्य के साथ मेल खाती है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? 2030 तक प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख टन हरित अमोनिया का उत्पादन करना। जेरा के पास जापान के लिए इस हरित अमोनिया का आयात करने का अधिकार होगा, जो उसकी स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करेगा। क्लियर? ओके। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट 21 एंड 22 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द समरी। समरी हम क्विक रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या आज डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखी, जिसमें मेजरली 3 इंटरनेशनल न्यूज़ देखी हैं। सबसे पहली हमारी इंटरनेशनल न्यूज़ थी, जिसमें हमने देखा कि कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया कौन है? कंट्रोलर ऑडिट जनरल भारत के बेसिकली गिरीश चंद्र मुर्मू, जो जम्मू कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी बना था तो उसके पहले क्या थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और उसके साथ-साथ जो बुल्गारिया की नेशनल ऑडिट ऑफिसर है, उसने एक एमओयू साइन किया है, एक समझौता साइन किया है, ताकि ऑडिट एक्सपर्टीज को और ज्यादा एनहेंस किया जा सके। उसके साथ-साथ यूएस से रशिया और बेसिकली उत्तर कोरिया में तनाव बढ़ गया है, ताकि क्योंकि उत्तर कोरिया ने नई मिसाइलों का परीक्षण किया है। उसके साथ-साथ ब्राजील के जो वर्षारोपण बेसिकली वन है, जो रेन फॉरेस्ट है, वहां पर एक न्यू क्लाउडेड टाइगर कैट का बेसिकली नई प्रजाति की खोज की गई है। तो ये 3 हमने इंटरनेशनल न्यूज़ डिस्कस की थी। देन सम वी हैव डिस्कस सम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़। बैंक और वित्तीय समाचार हमने डिस्कस किए। अभी हमने देखा था डीपीई ने ग्रांटेड किया है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को मिनी रतन फर्स्ट से नवरत्न के स्टेटस में। उसके बाद हमने देखा एडाई ने अपनी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की 19 अप्रैल 2024 को, क्योंकि इस एडाई को 19 अप्रैल 1999 को एस्टेब्लिश किया गया था, ताकि वो जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसको पूरी तरह से रेगुलेट कर सके। एनसीएमसी रिचार्ज देखा था हमने, रिचार्ज कार्ड बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था विद एनपीपीएल एंड एसबीआई। उसके साथ साथ हमने देखा कि एगोन लाइफ इंश्योरेंस ने अपना नाम चेंज करके क्या कर दिया है? बंधन लाइफ के नाम से चेंज किया है। जो क्रेड है उसको पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया है, अप्रूवल मिल गया, और ये लाइसेंस किसने प्रोवाइड किया है? आरबीआई ने प्रोवाइड किया है। उसके साथ साथ आरबीआई ने धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अजीत कुमार केके की नियुक्ति को मंजूरी दी है। उसके बाद हमने देखा था एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के न्यू चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? केकी एम मिस्त्री को। एमएस धोनी को जो कार बेस्ड कंपनी है सिट्रॉन इंडिया रॉप्स बेसिकली उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके साथ साथ हमने देखा था कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसने रिकॉर्ड एक्सेस बेसिकली तोड़ा है एज कंपेयर टू बजट एस्टिमेट इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। क्लियर? देन उसके बाद वी हैव डिस्कस सम डिफेंस न्यूज। हमने कुछ क्या देखी है? डिफेंस न्यूज देखी है। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत के 26वें चीफ ऑफ नवल स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों की पहली खेप सौंप दी है, वो हमने डिस्कस किया था। डीआरडीओ से हमने देखा था कि डीआरडीओ हैंड ओवर इंडिजीनियस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम फॉर हेल एलसीए तेजस MK-1A। और उसके साथ साथ इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है पूर्वी लहर मेगा एक्सरसाइज टू टेस्ट मैरीटाइम प्रिपेयर्डनेस। नेक्स्ट हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देखा था आर्यभट्ट अवार्ड किसको दिया गया है? पवुलुरी सब्बा राय को दिया गया, और ये किस फील्ड में दिया जाता है? जो एस्ट्रोनॉटिक कंट्रीब्यूशन है, जो अंतरिक्ष विज्ञान, उसमें कंट्रीब्यूशन के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। स्पोर्ट्स न्यूज से हमने देखा था मैक्स वेटस्टैपेन ने रेड बुल के जो बेसिकली ड्राइवर है उन्होंने चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया, और गुकेश इटेश नेम इन चेस हिस्ट्री एज यंगेस्ट चैलेंजर। हमने अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से देखा कि नलीन प्रभात को डीजी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट किया गया है, और सपना तिवारी को स्पेशल डायरेक्टर इन आईबी अपॉइंट किया गया है बाय एसीसी अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज वी हैव डिस्कस सम इंपोर्टेंट स्टेट न्यूज आल्सो, जिसमें हमने देखा था कि रेन्यू एंड जेरा पार्टनर टू जॉइंट इवेल्युएट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। उसके साथ साथ न्यू आर्कोलॉजिकल साइट डिस्कवर की गई है तेलंगाना में, जो बेसिकली एंशियंट हेरिटेज को रिप्रेजेंट करती है। और लक्ष्मी तीरथ रिवर अभी ड्राइड अप हो गई है कर्नाटका में। नेशनल न्यूज से हमने एडाई का देखा था गिफ्ट सिटी में वो अपना न्यू प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करेगी। और पीएम मोदी जी ने 2550वीं भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का अनावरण किया। लास्ट हमने इंपॉर्टेंट डेज देखे, जिसमें हमने देखा जो यूएन चीनी भाषा दिवस है वो 2020 से 2024 में 20 अप्रैल को एस्टेब्लिश किया गया। और उसके साथ साथ इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 2024 सेलिब्रेट किया। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन।
थैंक यू।